बच्चों, आज हम पावर सिस्टम थर्ड विषय यानी शक्ति प्रणाली विषय के अंतर्गत जो हमारा अध्याय इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशंस चल रहा है उसमें टॉपिक नंबर 5.1 है। उसमें 5.1 का एक भाग तो ये था कि इंटरकनेक्शन क्या होता है, इसको क्यों किया जाता है। आज हम इंटरकनेक्शन के लाभ क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जब हम विभिन्न शक्ति केंद्रों को, विभिन्न पावर सेंटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है। पहले हमने पढ़े थे कि इंटरकनेक्शन कितनी तरह के होते हैं या उसके प्रकार कितनी तरह के होते हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इंटरकनेक्शन से क्या लाभ होते हैं और उसके साथ साथ उसकी क्या कॉस्ट होती है, क्या हानियाँ होती हैं, उसको भी इसमें पढ़ा जाएगा। जैसा आपको पता है अभी भारत में नेशनल ग्रिड लगभग कंप्लीट हो गया है। कुछ हिस्से को छोड़ दें तो लगभग सारे देश के पावर स्टेशंस एक ही ग्रिड में कनेक्टेड हैं। तो इंटरकनेक्शन के क्या लाभ होते हैं, सबसे पहले हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला लाभ होता है कि इंक्रीज इन सर्विस रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता की जो विश्वसनीयता है वो सब सर्विस स्टेशन की बढ़ जाती है, सप्लाई सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। एक्चुअली अगर मान लीजिए कोई सब पावर सेंटर अलग अलग काम कर रहे हैं और कोई पावर सेंटर में कोई खराबी आ गई तो उस क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि उससे जो कनेक्टेड क्षेत्र होगा अगर वो खराब हो गया तो उससे बिजली की आपूर्ति उस क्षेत्र में नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर बहुत सारे शक्ति केंद्र आपस में जुड़े हुए हैं और वो अगर जुड़े हुए हैं तो उस स्थिति में जो किसी एक के खराब होने से भी सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति लगातार चलती रहेगी। तो इससे ओवरऑल रिलायबिलिटी जो है, विश्वसनीयता जो है वो भी बढ़ती जाती है। और जो बाकी के जो पावर स्टेशन, मान लीजिए 100 पावर स्टेशन एक साथ जुड़े हुए हैं, कोई एक खराब हो गया तो बाकी 99 उसका लोड शेयर कर लेंगे, बाकी 99 उसका लोड ले लेंगे। तो इसलिए पूरे सभी जगह पे बिजली की आपूर्ति लगातार बनी रहेगी और ये जो विश्वसनीयता है, जो रिलायबिलिटी है, वो उसमें निश्चित रूप से वृद्धि होती है। सबसे पहला लाभ है। दूसरा लाभ इसमें होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, यानी भार का विभाजन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पावर जनरेशन कई तरीक़ों से होता है। जैसे पावर जनरेशन के लिए कुछ जगह कोई थर्मल पावर प्लांट हो सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो सकते हैं, उसके साथ साथ सोलर पावर, विंड पावर, इस तरीके से हो सकते हैं। हर एक तरह के प्लांट की कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। कुछ के अंदर कॉस्ट ज़्यादा होती है, कुछ के अंदर फ्यूल कॉस्ट बहुत ही कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स में फ्यूल कॉस्ट तो कुछ नहीं होती, लेकिन उसके साथ लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ बरसात के अंदर ही चल पाते हैं साधारणतः। और जो हिमालय के नदियां हैं वो तो सदा नीरा नदियां होती हैं, तो उनमें तो प्लांट पूरे साल चल पाते हैं। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट में एक लिमिटेशन है कि जब पानी होगा, पानी की उपलब्धता होगी तभी वो प्लांट चलेगा। उसी तरीके से सोलर पावर प्लांट में भी फ्यूल कॉस्ट कुछ नहीं होती, लेकिन सोलर पावर प्लांट्स दिन दिन में चल पाते हैं, रात को नहीं चल पाएंगे। विंड पावर प्लांट्स की भी फ्यूल कॉस्ट नहीं होगी, लेकिन विंड पावर प्लांट्स की रिलायबिलिटी बहुत कम होती है। वो कभी भी उसमें जनरेशन शुरू हो जाता है। जब हवा चलेगी तो उसमें जनरेशन शुरू होगा, हवा चलना बंद हो गया तो उसमें जनरेशन रुक जाएगा। तो हर एक का अलग अलग है। तो अब हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन या ये जो प्रचालन का लचीलापन है,
इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम ये तय करेंगे कि हमारे बेस लोड में हम कौन कौन से प्लांट चलाना चाहते हैं। तो जो ज़्यादा इफ़िशिएंट प्लांट्स हैं, ज़्यादा दक्ष जो हमारे शक्ति केंद्र हैं, उन्हें हम बेस लोड के रूप में ले सकते हैं। और जो कम दक्ष हैं, अपेक्षाकृत कम दक्ष हमारे जो शक्ति केंद्र हैं या कम इफ़िशिएंट पावर स्टेशंस हैं, उनको हम पीक लोड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो ज़्यादा इफ़िशिएंट प्लांट्स हैं उनको 24 घंटे चलाते हैं या लगातार पूरे वर्ष चलाते रहते हैं। और जो कम इफ़िशिएंट होते हैं, जब पीक लोड होता है, पीक लोड की ज़रूरत होती है, तभी उनको चलाया जाता है। जैसे नॉर्मली गैस बेस्ड प्लांट एक पीक लोड के रूप में यूज़ होते हैं, उसी तरीके से थर्मल पावर प्लांट में भी कॉस्ट ऑफ फ्यूल काफ़ी होती है, तो उसको भी हम पीक लोड के रूप में और बेस लोड दोनों के रूप में चलाते हैं। तो जो इफ़िशिएंट प्लांट्स होते हैं उनको बेस लोड के रूप में, और जो कम इफ़िशिएंट प्लांट हैं उनको पीक लोड के रूप में चलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसमें हो गया। तीसरा है कि यदि मतलब एडिशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी जो संचरण लाइन हैं, जो संचरण लाइनें हैं, उनमें उनको जोड़ना और उनमें बदलाव करना, ये बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि जब मान लीजिए भार बढ़ता है, तो भार बढ़ने की स्थिति में हर प्लांट से अलग अलग लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि किसी भी प्लांट में अगर भार बढ़ा तो हमें उस प्लांट तक नहीं जाना पड़ेगा लाइन को खींचने के लिए। हम जब सारे प्लांट इंटरकनेक्टेड हैं, तो जो नियरेस्ट पॉइंट है वहीं से ट्रांसमिशन लाइन को खींचना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक लाभ की स्थिति आ जाती है कि अगर भार बढ़ता है, भार का एडिशन होता है, तो हम आसानी से जिस जो नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन को खींच सकते हैं। उसी तरह से रिप्लेसमेंट जब करना होता है, एक ट्रांसमिशन लाइन मान लीजिए बहुत पुरानी हो गई और उसे हमें रिप्लेस करना है, तो उसमें भी हमें उस शक्ति केंद्र तक लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं होती। हम जहाँ पे सप्लाई पॉइंट अवेलेबल है, जो नियरेस्ट पॉइंट है, वहाँ तक ही ट्रांसमिशन लाइन को खींचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज इसमें रहता है। तो ये हमने 3 मुख्य एडवांटेज पढ़े। चौथा एडवांटेज है इंस्टॉल कैपेसिटी की सेविंग। एक्चुअली जैसे हम देखते हैं कि सभी शक्ति केंद्रों का, सभी पावर स्टेशंस का जो पीक लोड है वो अलग अलग समय में होता है। हर एक से अलग अलग तरह के लोड लगे हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर कृषि का लोड है, तो वो बरसात के सीज़न में तो ना के बराबर लोड होगा। ये जो एग्रीकल्चर लोड है, ये सिंचाई का समय जब होता है, सिर्फ उसी समय लोड रहता है, बाकी समय बहुत ही कम लोड रहता है। जो इंडस्ट्री का लोड है वो दिन दिन में ज़्यादातर रहता है, रात के समय नहीं रहता। लेकिन जैसे म्यूनिसिपल लाइटिंग का अगर लोड है तो वो रात के समय ही रहता है, दिन में नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये है कि अलग अलग प्लांट्स के भार वक्र यदि हम ड्रॉ करें तो वो अलग अलग समय में मैक्सिमम डिमांड शो करते हैं। किसी की मैक्सिमम डिमांड कभी होती है, किसी की मैक्सिमम डिमांड अलग अलग समय पे होती है। तो यदि हम सभी प्लांट्स को अलग अलग प्लांट से लोड कनेक्ट कर दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हर प्लांट को जो उसका पीक लोड है, मैक्सिमम लोड है, उसके लिए उसके हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं मैक्सिमम लोड 1000 मेगावाट है, लेकिन वो 1000 मेगावाट सिर्फ आधा घंटा रहता है, तो लेकिन वो प्लांट तो उसी हिसाब से अपने को डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन जब हम को इंटरकनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये सुविधा रहती है कि हम सभी प्लांट्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो 10,000 मेगावाट, मान लीजिए 10 प्लांट हमने जोड़ दिए 1000 मेगावाट के, तो अगर मान लीजिए किसी का पीक लोड किसी समय आ रहा है, दूसरे का पीक लोड किसी समय आ रहा है, उनको हमने इंटरकनेक्ट कर दिया, तो अब हमारा पूरे सिस्टम का पीक लोड निश्चित रूप से पहले की तुलना में कम हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि डाइवर्सिटी फैक्टर में
बहुत ही स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो जाती है और इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी की बहुत बड़ी सेविंग हो जाती है। हमारी कॉस्ट में काफ़ी रिडक्शन आ जाता है। जो इंस्टॉल कैपेसिटी, जैसे मान लीजिए कोई आपको अब इंस्टॉल कैपेसिटी पहले आपको अगर 10,000 मेगावाट की लगानी पड़ रही थी तो हो सकता है 8,000 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी से ही काम चल जाए। तो संस्थापन लागत में बहुत ही ज़्यादा कमी आती है। तो ये पांचवा लाभ है इसमें कि स्पिनिंग रिजर्व जो होते हैं, स्पिनिंग रिजर्व इसलिए रखे जाते हैं कि कभी भी लोड में वृद्धि हो जाए तो उस समय उसको सप्लाई दी जा सके। इस तरह की समस्या कई बार आती है कि जब कहीं पे लोड में जो भार है, भार के अंदर वृद्धि हो जाए तो उस समय उसको सप्लाई दी जा सके। दूसरी तरफ कभी हमें मान लीजिए किसी एक यूनिट का मेंटेनेंस करना पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से हमें उसका लोड दूसरी यूनिट पे डालना पड़ेगा। तो अगर हम हर जगह पे 10% 20% एडिशनल स्पिनिंग रिजर्व रख लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीला सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उन सबको इंटरकनेक्ट कर दिया तो इंटरकनेक्ट करने के बाद हम पूरे सिस्टम के, जैसे मान लीजिए कि आपके 1,000 मेगावाट के 10 प्लांट्स हैं और आपने सब में 10% का स्पिनिंग रिजर्व के हिसाब से प्रोविज़न कर रखा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल 1,000 मेगावाट का हमारे पास स्पिनिंग रिजर्व का प्रोविज़न हो गया। लेकिन मान लीजिए कि आपने उन सबको जोड़ दिया और उनको सबको जोड़ने से हमारे पास टोटल 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी हो गई। अब ऐसी स्थिति में स्पिनिंग रिजर्व की ज़रूरत तो वही 100 मेगावाट की होगी, तो 100 मेगावाट हम रखेंगे तो टोटल ये 10,100 हुआ। तो जो 11,000 की तुलना में 10,100 यानी हमारे स्पिनिंग रिजर्व में भारी कमी आ गई। तो इससे इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गई और इसके अंदर हमारी काफ़ी कैपिटल सेविंग भी हो गई। तो इसमें रिजर्व कैपेसिटी में भारी कमी आती है जब भी हम प्लांट्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। एक और महत्वपूर्ण लाभ है कि जब भी ऑपरेशन के दौरान, जब भी हम ये अंतर्योजन करते हैं, सभी प्लांट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो अधिक क्षमता से कम जनित्रों का प्रयोग करके हम उसकी पूंजीगत लागत में कमी लेके आ सकते हैं। तो जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। तो इससे लाभ ये होता है कि पर यूनिट कॉस्ट, जो किलोवाट आवर कॉस्ट है, उसमें भी भारी कमी आती है। क्योंकि जब हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी कम हो गई, जब हमारे स्पिनिंग रिजर्व कम हो गए, जब हमारे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी, ऑपरेशनल कॉस्ट थी, वो कम हो गई, तो नेचुरली जो इसमें किलोवाट आवर जो सेटिंग है उसके अंदर भी काफ़ी कमी आती है। तो ये बहुत सारे लाभ इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम या पावर स्टेशंस के हैं। तो ये हमने डिस्कस किए। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है कि इसके एडवांटेजेस लिखिए। अब अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो जब हम प्लांट्स को इंटरकनेक्ट करते हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट उसमें देनी पड़ती है, यानी उन लाइंस को हमें डालना पड़ता है जो प्लांट्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने में काम आ रही है। उसके साथ साथ कुछ स्विच गियर, कुछ सर्किट ब्रेकर, रिलेज वगैरह वो भी लगानी होती हैं जो जब हम उन प्लांट्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। एक और थोड़ा सा डिसएडवांटेज है या उसकी लिमिटेशन आ जाती है कि जब भी हम इस तरीके से प्लांट्स को इंटरकनेक्ट करते हैं तो उससे सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहले जो सरल सिस्टम होता है कि एक प्लांट और उससे जुड़ा हुआ लोड, उसकी तुलना में बहुत सारे प्लांट आपस में जुड़ जाते हैं, सारे लोड आपस में जुड़ जाते हैं, एक जगह का फॉल्ट दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाता है, तो रिले सर्किट ब्रेकर की कॉस्ट तो बढ़ती है, साथ ही साथ सिस्टम की ओवरऑल रिलायबिलिटी पहले की तुलना में इसलिए कम हो जाती है कि उसमें अब फॉल्ट आने की संभावना और फॉल्ट के ट्रांसमिट होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे पूरे अगर मान लीजिए सिस्टम
ठीक से काम कर रहा है तो ऑपरेशन रिलायबिलिटी अच्छी होगी, लेकिन फॉल्ट आने की इटसेल्फ संभावना और फॉल्ट के ट्रेवल करने की संभावना इससे बढ़ जाती है। लेकिन धीरे धीरे रिलेज में काफ़ी सुधार हुआ है, सर्किट ब्रेकर की भी इफिशिएंसी का भी जो ब्रेकिंग टाइम होता है वो काफ़ी कम हो गया है। तो इससे इन चीज़ों में काफ़ी सुधार हो रहा है और इस सभी जो प्लांट्स हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। तो ये हमने आज एडवांटेज और इसकी जो डिसएडवांटेज थे या लिमिटेशंस थी उनके बारे में अध्ययन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।